एमएनटी न्यूज नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह जटिल विषय आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया। धन्यवाद इसलिए भी है कि यह विषय या किसान की समस्या, यह किसान की समस्या अब नहीं रही, यह समाज की समस्या बन गई। बल्कि मैं ये कहूँगा कि यह हमारे सभ्यता की समस्या बन गई है। अगर लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में हम इस विषय को देखते हैं, जो हमारे पुरखे हमें कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो सरकार जो उदासीन है वो सही है, क्योंकि वो उसका एजेंडा है जो है उन्होंने तय किया हुआ वो फॉलो कर रहा है। अब इस विषय के मैं दो भाग करता हूँ। ये तो किसानों की समस्या क्या है और वो क्यों है, दूसरा कि सरकार यानी क्या है और आज के स्थिति में वो क्या है। तो अगर आप सरकार की, मैं पहले सरकार के तरफ जाना चाहता हूँ। सरकार की अगर आप व्याख्या करते हो, सरकार की डेफिनेशन करते हो, तो ये पता चलता है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री। यह ऐसी समिति है जिसके माध्यम से राजनैतिक रूप से संगठित समाज कार्य करता है। इसमें कुछ शब्द है बहुत ध्यान देने लायक है। संगठित समाज राजनैतिक रूप से कार्य करता है। अभी ये सरकारें भी दो तरह की होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को तो दिखता है। अभी ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फिर 3 अंग है जिसको हम जिसके तहत इस देश का संचालन होता है, ताकि यहाँ रहने वाले हर नागरिक का जीवन सुरीला हो, सुखमय हो, वो अच्छा जीवन यापन करे। तो ये अंग है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब सवाल खड़ा होता है कि ये तीनों अंगों में यहाँ के मेजॉरिटी किसान जो है उनको या उनका भला चाहने वाला जो अंग है 3, उसमें कितने लोग हैं, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी मैं किसानों के तरफ जब जाता हूँ तो यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे पुरखों ने भी कहा था, बाबा साहब ने कहा था, उन्होंने उसके ऊपर प्रबंध भी लिखा, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। तो यहाँ के जो किसान है वो नियर अबाउट अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो 60% किसान जो है वो मार्जिनल है, जिनके पास 1 हेक्टर से कम खेती होती है। और नियर अबाउट 20.2% जो फार्मर्स है, मतलब 20.2% जो फार्मर है वो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे किसान है, जिसके पास 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच खेती होती है। अभी पूरे देश का जो खेती का एरिया है उसके ऊपर अगर नजर डालते हैं तो हमारे देश में खेती करने योग्य जो जमीन है वो 159 मिलियन हेक्टर है। अभी इसमें खास बात ध्यान रखने वाली यह है कि 159 मिलियन हेक्टर में ये जो नियर अबाउट 86.2% फार्मर्स जो हुए, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास फ्रेगमेंटेड लैंड है, टुकड़ों में लैंड है,
छोटी छोटी टुकड़ों वाली जमीन है, तो इनके पास ये 159 मिलियन हेक्टर में से अगर कितनी है ये अगर आप देखते हो, प्रतिशत देखते हो, तो आपको ताजुब होगा कि यह प्रतिशत 43.7% है। मतलब इसका मतलब यह होता है कि 86.2% फार्मर के पास 43% खेती और बचे 14% फार्मर जो बड़े पूंजीपति इस देश के हैं, उनके पास 57% जो खेती है जो जो वो कर रहे हैं या कुछ ऐसी पड़ी है। तो इसमें ये हमें पता चलता है कि जो ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जी, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है, ये कोई भी उत्पाद जब करता है, कोई भी उत्पादन करता है, प्रोड्यूस निकालता है, वो मार्केट में लेके जाने तक या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उसको पुराता नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या हम इसमें देखते हैं। और बाकी की समस्या तो बहुत क्रिटिकल है ये फार्मर्स की, आप देखेंगे तो इसके पास क्वालिटी सीड नहीं है, बीज नहीं है, इसके पास जो फार्म के लिए इक्विपमेंट चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो नहीं है, इसके पास सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए, अगर पानी है तो बीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दूसरी बात और इससे भयंकर यह है कि कैसे भी करके बहुत सारे एफर्ट्स करके अगर ये कुछ पैदा करता है, तो जो मिडलमैन है, जिसको हम अड़तिया बोलते हैं हमारे मराठी में, या जो ट्रेडर्स है, इन बिटवीन ट्रेडर्स जिसको बोलते हैं, ये वो खा जाते हैं मार्जिन जो है। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारे नागपुर में संतरा है। एक फार्मर मुझे उसकी स्टोरी बता रहा था कि सर मैं एक संतरा अगर 3 रुपए को बेचता हूँ, एक संतरे के पीछे मुझे 3 रुपीज मिलते हैं, तो बोले साल भर मैं कष्ट करता हूँ, तो वो 3 रुपये में से 2 रुपये जो है ये मिडलमैन खा जाता है, जो बीच में आता है। कितने दिन आता है वो 15 दिन आता है सिर्फ। वो सर्वे करता है किसका बगीचा अच्छा है, किसका बाग अच्छा है, किसके यहाँ संतरे के फल अच्छे है, वो सर्वे करता है, पान खा के इधर उधर घूमता है, और वो 3 रुपये में से 2 रुपये लेके जाता है। और जो हमारा फार्मर साल भर बोता है, बीज बोने से लेके वो लास्ट तक जब प्रोड्यूस निकालता है तो उसको 1 रुपया मिलता है। इससे आप समझ सकते हो कि क्या समस्या होगी। उसके आगे अगर आप जाते हो तो ये सब करने के बाद भी जो भी प्रोड्यूस वो निकालता है, तो वो स्टोरेज करने के लिए उसके पास वेयर हाउस नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और ऐसी बहुत सारी समस्या है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स जैसे एमएसपी आती है, आप देखते होंगे, अगर समय है तो मैं और एक बात ऐड करता हूँ कि जो उद्योगपति है, जो जिसके पास बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वो कोई प्रोडक्ट निकालता है तो उसके ऊपर एमआरपी लगती है, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम बोलते हैं। और हमारा फार्मर अगर कोई प्रोड्यूस निकालता तो उसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। और यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जो कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो ये तय करती है। अभी 9 जून को अभी ये राइस का जो ये है एमएसपी आया है 1800 या 1900 रुपए पर हेक्टर, तो वो एमएसपी भी उसको नहीं पूरा था, क्योंकि वो 1900 रुपए पर क्विंटल देगा पर हेक्टर, और उसका अगर आप उत्पाद का खर्चा देखते हो तो वी कैन नॉट इमेजिन कि वो कितना उसके लिए लगाता है, इनपुट्स लगाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। इसमें किसानों के बारे में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो है कि उसको उसके उत्पाद का दाम सही मिलना चाहिए, और उसके कृषि के लिए जो भी इनपुट्स लगते हैं, निविष्ठा लगते हैं, वो मिलना चाहिए। उसके पास भांडवल होना चाहिए, वो उसके लिए फंड्स होने चाहिए। डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, वो मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था
एक उसमें एनालिसिस दिया है, ग्लोबल एनालिटिक कंपनी है, वो कंपनी का जो एनालिसिस है उसने दिया है, और उसमें ये लिखा है कि 2009 से 2013 तक जो एमएसपी है, मतलब न्यूनतम जो समर्थन मूल्य जो कृषि उत्पाद के लिए मिलना चाहिए, तो ये 2009 से 13 तक जो एमएसपी उसमें जो है उसमें 19.3% वृद्धि हुई, और ये हुई 2009 से 2013 तक, और 2014 से 2017 तक ये वृद्धि 3.6% है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि ये 3 साल में ये एजेंडा जो है उनका, जो मानसिकता है वो कितने क्यूरियसली आप बोल सकते हो, इसकी कितनी ग्रेविटी हो गई, और ये 3 साल में जो 19.3% था वो 3.6% सिर्फ वृद्धि हो रही, तो इसमें किसान का मरना तय है। दूसरी बात, अभी हम सबने सुना होगा कि सरकार ने एक स्लोगन दिया है। कौन सा स्लोगन है? डबलिंग द फार्मर्स इनकम, कि हमें 22-23 तक फार्मर का इनकम दुगना करना है। कैसा होगा भाई दुगना? एक इकोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी नाम के, वो लिखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर इनकम दुगना करना है तो आपको जो कृषि का वृद्धि दर है, मतलब एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो 13% करना पड़ेगा, 13% करना पड़ेगा, जो आज 3.5-4 3.5% है। तो ये तो बिल्कुल ही असंभव बात है। उसके बाद मैं बहुत ही गंभीर एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर सभी फार्मर्स की नजरें टिकी हुई है कि ये लागू हो जाए, तो आपको पता होगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के 2 वॉल्यूम्स है, और 2 वॉल्यूम्स के 5 रिपोर्ट है टोटल। तो उसका जो पहला वॉल्यूम है, उसका पहला रिपोर्ट ये 2004 में सबमिट हुआ, और उसके बाद उसका दूसरा जो वॉल्यूम है दिसंबर 2004 में सबमिट हुआ, और दूसरा जो वॉल्यूम है उसका 5वां रिपोर्ट, मतलब उसके पहले कुछ रिपोर्ट सबमिट हुए, और उसका लास्ट रिपोर्ट जो है 5वां रिपोर्ट वो अक्टूबर 2006 में सबमिट हुआ। अभी सवाल ये है कि ये बीते हुए 14 साल में क्या संसद में 1 घंटा भी इस जो रिपोर्ट है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए नहीं मिला? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने साल में अगर आपको किसान की समस्या के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके पास अगर 1 घंटा भी नहीं है, 1 आवर आप दे नहीं सकते हो, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हो कि ये आपको देना नहीं चाहते हैं। और जी इसके सर, बारे में निर्भय सर। बाबा साहब ने कहा है कि अगर मांगने से, निवेदन देने से, मोर्चा निकलने से आपकी समस्या हल होती तो ब्राह्मण आज आपके गुलाम होते। ये लिख के रखा है बाबा साहब ने, और ये आज की जो मानसिकता है ये यही कर रहे हैं। आपको दूसरा एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, सर फसल सर बीमा सर योजना। दो सर सर थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास, अभी 2 वक्ताओं के भी संदेश लेने हैं, तो सर संक्षिप्त में सर संदेश दे दीजिए, तो मेरे ख्याल से नहीं तो टाइम चला जाएगा ज़्यादा। ओके जी सर, सर, तो नहीं तो संदेश जल्दी यही है, उसको रख दीजिए सर। तो संदेश यही है कि फसल बीमा योजना के बारे में भी 2016 से उसके पहले से भी फार्मर्स को कुछ नहीं मिला है। किसी के खाते में 40 रुपए, किसी के खाते में 500 रुपए, किसी के खाते में 300 रुपए। वो प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम भरने के बाद उनका प्रीमियम का ही कुछ उनको मिल जाता है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक वैल्यू बताना चाहता हूँ कि ये बीमा कंपनियों का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट, 24 महीने का 2 साल का प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो ताजुब लगेगा। वो है 15,795 करोड़, 24 महीने का प्रॉफिट है। क्योंकि बैंक और बीमा कंपनी ये दोनों मिले हुए हैं, और इसलिए
बातें तो बहुत सारी है, एमएसपी कैसे तय होता है, कौन करता है, कैसे किया जाता है, इसमें कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी होता है। एक्चुअली ये कॉस्ट सी के ऊपर ये एमएसपी तय होना चाहिए, जिसमें वो फार्मर के घर का ह्यूमन लेबर आता है, उसके रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड आता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो आता है, ये सारे मिलके एमएसपी तय होना चाहिए। लेकिन जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो एमएसपी तय करता है, ये वहां भी वही बैठे हैं, वो ये ऐसी इस टाइप से करते नहीं। पर जैसे मैंने बताया कि जहां से आपको ये मिलना है, लास्ट का मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां से आपको मिलना है वहां कौन है। अगर वहां आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ये आपको हरगिज नहीं मिलेगा। इसलिए हमको यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आंदोलन तक किसान आपको नजर आता है, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद किसान ये जातियों में बटा हुआ आपको गांव में जाने के बाद ये जातियों में बटा हुआ किसान दिखता है। तो अपना सही रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं भेज पाता जहां ये पॉलिसी बनती है। ये जब तक होगा नहीं, क्योंकि कोई भी एक्शन थॉट्स के बाद होती है। ये थॉट्स में अगर उनके परिवर्तन नहीं होगा तो ये मुझे लगता असंभव है। तो इसलिए हमने ये इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए।